Hi everyone, welcome to पंजाब सक्सेस मंत्रा. माई सेल्फ CH सोनम शर्मा. एंड आज हम हमारी सीरीज़ टैक्सेशन की जो हम सीरीज़ कर रहे हैं फॉर एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, उसका 14th पार्ट करेंगे. आज के पार्ट में हम ज़्यादा इकोनॉमिक्स का पार्ट देखेंगे, टैक्सेशन का पार्ट हमारा कम रहेगा. टैक्सेशन सब्जेक्ट के साथ जो इकोनॉमिक्स है हम उसके ऊपर आज फोकस करने वाले हैं. इससे पहले हम अपनी क्लास स्टार्ट करें, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं जिसमें कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं और कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं. अगर इनमें से किसी भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो. ये जो मास्टर कोर्स है इसके बारे में हम क्लास के एंड में भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है. बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन कोर्स है ये. चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का जो है वो ये है, When प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज established. प्लानिंग कमीशन के ऊपर ये क्वेश्चन है कि प्लानिंग कमीशन इंडिया में कब इस्टेब्लिश किया गया था. तो इसके चार ऑप्शंस हैं. 1950 बाय जवाहरलाल नेहरू, 1951 बाय जवाहरलाल नेहरू, 1950 बाय राजेंद्र प्रसाद एंड 1947 बाय राजेंद्र प्रसाद. इसका जो आंसर है वो ये है कि इसको जो इस्टेब्लिश किया था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, एंड इसको किया था 1950 में इस्टेब्लिश. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15th of March 1950. ये डेट आपको याद रखनी है. और इसको इस्टेब्लिश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और वो उस टाइम पे इसके चेयरमैन बन गए थे. तो अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से आए कि प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. इंडिया के प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं. तो पहले प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे, जो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे. आगे भी यही चीज़ कंटिन्यूड रही, जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बने वो प्राइम मिनिस्टर ही बने हमेशा. क्वेश्चन नंबर 3, प्लानिंग कमीशन इज़ बेस्ड ऑन विच कंट्रीज मॉडल. कौन सी कंट्री के मॉडल से हमने ये प्लानिंग कमीशन का मॉडल उठाया था. तो वो जो कंट्री थी वो थी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि अभी रशिया है. USSR हम उसको पहले बोलते थे. पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पे हमारे देश में बहुत ज़्यादा लॉज इंडिया के बनाए हुए नहीं थे. इनफैक्ट बहुत मेजॉरिटी ऑफ लॉ या 99% ऑफ लॉ जो थे वो इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने बनाए थे. जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें अपने लॉज बनाने थे. अब लॉज बनाने के लिए हम अपने लॉज तो डिराइव नहीं कर सकते, हमें ऑब्वियसली हर कंट्री से कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना था लॉ को बनाने के लिए. तो ये जो प्लानिंग कमीशन था, इसको लेने का जो मॉडल है या इसकी जो रेफरेंस है वो हमने USSR मॉडल से ली थी. ऐसे ही जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंस US के कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से, अलग अलग जगह से उसकी रेफरेंस ली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन बनाया क्यों गया था. तो उसका काम ये था कि हमारे देश के लिए प्लानिंग करनी है, क्योंकि हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ है और उसको अभी इकोनॉमिक की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी. तो वो डेवलपमेंट कैसे होगी, किस हिसाब से होगी, उसका प्लान बनाना है प्लानिंग कमीशन को. तो एक अलग से एक बॉडी बना दी गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई, ताकि हम अपनी जो प्लानिंग है, हम कैसे अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने वाले हैं, वो हम बता सकें. तो इसका फंक्शन क्या क्या है, मेक असेसमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. अब प्लानिंग आप कैसे करोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि आपने एक पार्टी देनी है, और वो पार्टी को देने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, मतलब आपका बजट क्या होने वाला है, और आप कितने लोगों को बुलाने वाले हो, नंबर ऑफ पीपल जिनके ऊपर वो अप्लाई होने वाला है, आपका पर्पस क्या है इस पार्टी को देने का, और ये पार्टी इफ़ेक्टिव तरीके से हो जाए, कोई इसमें शोर शराबा या लड़ाई झगड़ा ना हो, इस तरीके से हमने वो पार्टी कंडक्ट करनी है. सेम यही तरीका था प्लानिंग कमीशन को जब वो प्लान कर रहा था, तो उसने पहले क्या देखा कि रिसोर्सेज क्या क्या हैं हमारी कंट्री के पास, उनकी एक असेसमेंट की.
फिर 5 ईयर प्लान्स बनाए फॉर मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटीज़। ये जो रिसोर्सेज थे इनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, इनमें से कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और सारे के सारे रिसोर्सेज यूज़ हो जाए। इस तरीके से हमने वो प्लान्स बनाने थे और फिर डिटरमाइन करनी थी स्टेजेस ऑफ प्लान इम्प्लीमेंटेशन एंड नेचर ऑफ मशीनरी रिक्वायर्ड। ये प्लान्स बनाने के बाद इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, कैसे कैसे हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या स्टेजेस रहने वाली है, वो सारी चीज़ें डिटरमाइन करना प्लानिंग कमीशन का ही काम था। तो ये सारे के सारे जो हैं वो फंक्शंस हैं प्लानिंग कमीशन के। Make assessment of all resources, formulate 5 years plan, determine stages of plan implementation and indicate the factors which tend to retard economic development। कौन से ऐसे factors हैं जिससे कि economic development impact होती है। Question number 5, what are the objectives of planning commission? planning commission के objectives क्या हैं? पहले हमने पढ़े थे functions कि वो काम क्या करता है। अब ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये काम क्यों करता है, किस लिए, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है प्लानिंग कमीशन का। तो क्या ऑब्जेक्टिव होगा, एक तो ओवरऑल नेशन की डेवलपमेंट करना, राइट। अब ये नेशन हमारा ऐसा तो नहीं है कि एक ही है, हमने इस नेशन को अलग अलग स्टेट्स में, टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है। तो हर एक स्टेट और टेरिटरी की डेवलपमेंट करना, राइट, और इक्वालिटी से डेवलपमेंट करना, इनइक्वालिटी को कम करना, एंड जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, अब इन स्टेट्स के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं उन सब में इक्वालिटी लेकर आना और उन सब का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना। तो रीजनल डेवलपमेंट, राइट, एक एक रीजन की डेवलपमेंट, रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये एक साथ है, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ सफिशेंसी। सेल्फ सफिशेंसी का मतलब है कि जो भी हमारे देश में फूड की रिक्वायरमेंट है या जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमारे देश में है वो हम खुद प्रोड्यूस करें। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल वेलफेयर एंड सोशल सर्विस। रीजनल डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सारे के सारे प्लानिंग कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और राष्ट्रीय विकास परिषद वॉज एस्टैब्लिश्ड। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश करने के बाद इंडिया ने रियलाइज़ किया कि प्लानिंग कमीशन अकेला काम नहीं कर सकता, इसके साथ साथ हमें एक और काउंसिल या एक और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि वो प्लान्स जो प्लानिंग कमीशन बना रहा है उनको प्रॉपरली इस तरीके से मैनेज कर सके कि वो देश की डेवलपमेंट में काम आए। उस तरीके से उन प्लान्स को डेवलप करना ज़रूरी था। तो उसके लिए हमने एक और काउंसिल या एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या जिसको हिंदी में हम राष्ट्रीय विकास परिषद कह देते हैं। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो हुई थी ऑन 6 अगस्त 1952। और चेयरमैन कौन थे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, तो इसके जो चेयरमैन थे वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, जैसे हमारे नेशनल प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हैं। और ये क्या करती है, ये एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी का मतलब है सबसे बड़ी बॉडी है, किस लिए, फॉर डिसीजन क्रिएटिंग एंड डेलिब्रेशंस ऑन डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया। इंडिया की डेवलपमेंट कैसे होगी, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों को डिसाइड करने की जो एपेक्स बॉडी है वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसके प्राइम मिनिस्टर जिसके प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ये काउंसिल बनाई गई थी ताकि प्लानिंग कमीशन के साथ ये काम कर सके। It was set up to strengthen and mobilize the efforts and resources of the nation in support of the 5-year plans made by a planning commission। जैसा मैंने आपको बताया, प्लानिंग कमीशन जो भी प्लान बनाता है उनको सपोर्ट करने के लिए हमें एक और बॉडी की ज़रूरत थी और वो हमने बना दी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। टू प्रोमोट इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को प्रमोट करने के लिए। तो पहला आपका फंक्शन ये हो गया इसका, टू सपोर्ट 5-year प्लान्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। दूसरा, टू प्रमोट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन ऑल वाइटल स्फीयर्स। द काउंसिल कंप्राइजेज द प्राइम मिनिस्टर। कौन कौन लोग होते हैं इसमें, जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो, जितने भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो, सारे चीफ मिनिस्टर्स,
और उनके सब्सटीट्यूट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड मेंबर्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग जो कि पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अब वो नीति आयोग है, उसके जो भी मेंबर्स हैं वो इसका पार्ट रहेंगे। तो हमने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व किया था, बट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अभी भी हमारा काम कर रही है। व्हेन प्लानिंग कमीशन वाज डिसॉल्व, प्लानिंग कमीशन को कुछ टाइम के बाद डिसॉल्व कर दिया गया था, और इसको 2014 जब हमारे देश में मोदी गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम पे इसको डिसॉल्व कर दिया गया था, ताकि हम इसको एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन से रिप्लेस कर सकें। और ये जो डिसोल्यूशन है ये हुआ था ऑन 17 अगस्त 2014। 17 अगस्त 2014। फिर 2014 अगस्त से लेके दिसंबर तक हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं थी जब हमारे देश में कोई प्लानिंग हो सके। तो ये जो पीरियड है इसके बीच में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, डायरेक्ट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो ये काम कर रही थी उस टाइम तक। और फिर 1 जनवरी 2015 को हमने नीति आयोग की फॉर्मेशन की। तो ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करते ही नीति आयोग आ गया था, थोड़ा सा टाइम गैप था बीच में, और ये टाइम गैप आपको याद रखना है। इस टाइम पे जो मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने प्लानिंग को गवर्न किया था। नीति आयोग कब बना था हमने अभी पढ़ा, 1 जनवरी 2015। Planning Commission was dissolved on 17th August and नीति आयोग was formed on 1 January 2015। अब नीति आयोग क्या है? नीति आयोग का जो काम है वो ये है कि वो एक थिंक टैंक की तरह काम करेगा, और ये जो थिंक टैंक है ये हमारे देश में जो भी डेवलपमेंट है और उन डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव किया जाएगा उन सब के लिए प्लानिंग करता है। काम इसका भी प्लानिंग करना ही है, बट एक बेटर तरीके से प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग कमीशन जो था वो एक सेंट्रल बॉडी थी, और उसमें जितने भी स्टेट्स हैं उनका रिकमेंडेशन नहीं लिया जाता था। बट नीति आयोग में जो भी मेंबर्स हैं वो इस तरीके से सेट किए हुए हैं ताकि उनमें सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो भी पार्ट ले सकें और वो भी अपनी अपनी रिकमेंडेशन दे सकें। तो प्लानिंग कमीशन जब भी प्लान करता था तो वो क्या करता था, पूरे देश के लिए प्लान करता था। वो एक सेंटर में बैठ के पूरे देश के लिए प्लानिंग करता था। बट हो सकता है कि इस कॉर्नर ऑफ इंडिया में कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम चल रही हो जो इसको नहीं पता चल रही, बट ये तो क्या कर रहा था, इक्वल ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा था। तो इस इक्वल ग्रोथ की बजाय हमने क्या किया, हमने जो भी एम्पावर्ड अनएम्पावर्ड स्टेट्स थे या रीजन्स थे हमने उनके ऊपर फोकस करना शुरू किया ताकि इनको भी हम डेवलप कर सकें। इसलिए हमने स्टेट्स को इंक्लूड किया ताकि वो लोग अपने अपने रीजन्स के जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनको भी वो डेवलप करवा सकें। तो नीति आयोग क्या है, नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि ऐसी बॉडी जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया है, और एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब है जो कि किसी लॉ के अंडर नहीं बनी है। थिंक टैंक है, बिल्कुल सही है कि थिंक टैंक का मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट के लिए सोचने का काम करती है कि कैसे डेवलपमेंट हो सकती है। aims to achieve sustainable development goals and cooperative federalism by involving center and state together for policy formation। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। फुल फॉर्म इसकी नीति की क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विच इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है विच एम्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड इट डज़ नॉट हैव एनी पावर टू एलोकेट फंड्स एलोकेट करने की पावर इसके पास नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि नीति आयोग के पास कौन सी पावर नहीं है, वो पावर है फंड्स एलोकेट करने की। ये पावर फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। इसका काम है सिर्फ प्लानिंग करना, इसका काम है सिर्फ एक थिंक टैंक की तरह काम करना कि ये सिर्फ क्या करेगी, ये सिर्फ सोचेगी कि डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, और उसकी प्लान्स जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री या जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको दे देगी। इसके भी चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये था आज की क्लास में। इससे पहले हम अपनी क्लास ख़त्म करें, मैं आपको अपने इस नए कोर्स के बारे में बताना चाहती हूँ विच इज़ फॉर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं पंजाब में उन सबको ये कवर करेगा, और ये कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बहुत ही नॉमिनल सी फीस पे। इस कोर्स में आपको अराउंड 15,000 MCQs मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिलेगी, और
वीकली आपके डाउट सेशंस होने वाले हैं, मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलेगी और बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अगर आप लोग इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो एंड हमारी टीम आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अब अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम आपको आंसर कर देंगे। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर।